जो मुद्दा सबसे ज्यादा कोर्ट में और राजनीति के गलियारे में चर्चा में रहा है और बहस का विषय बना हुआ है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, वो है राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब है कि राजा के खिलाफ द्रोह। कानून बनने के वक्त अंग्रेज राजा था, अब लोकतंत्र जनता राजा है। तो राजद्रोह का कानून जो है उसको अभी तक हिंदुस्तान में ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे देशद्रोह, जबकि अलग से इस देश में कोई देशद्रोह का कानून था नहीं। लेकिन यह कानून अभी तक जो चल रहा है और सरकार के खिलाफ बोलने पर यह धारा कई बार लगा दी जाती है, जैसे कि अभी विवेक तन्खा भी बोल रहे थे। मजे की बात यह है, वो शायद भूल गए होंगे, याद दिला दूं, उनकी सरकारों पर भी यही आरोप था और अभी भी लगता है राज्यों में, जब यही धाराएं उनकी भी सरकारें लगाती, तो सब सरकारें इस धारा का उपयोग कर रही हैं। आरोप ये लगता था कि आप अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ये लगा रहे हैं। इस वजह से ये विवाद में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म करने के लिए भी कदम उठाया था। लेकिन जब संसद में कानून बनाने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने से बनने तक इस धारा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। तो प्रस्तावित कानून है उसमें क्या है, ये हम सिर्फ और सिर्फ सेडिशन के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये जान लीजिए और मान लीजिए कि राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा इसी चीज पर होने वाली है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बदलाव है इसमें। धारा 124B को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, यानी कि सेडिशन, जिसको लोग देशद्रोह कहते थे, लेकिन वो दरअसल था राजद्रोह अंग्रेजों के हिसाब से। ये राजद्रोह की धारा है, ध्यान रहे, ये राजद्रोह की धारा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देशद्रोह नहीं, देश के खिलाफ नहीं। अब तक देश के खिलाफ विद्रोह करने का कोई धारा ही नहीं थी इस देश में, आपको समझाया जा रहा था ऐसा। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले की एक अलग धारा, जिसे आईपीसी सेक्शन 121 में लिखा गया, और यह धारा वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब के खिलाफ यह धारा लगाई गई। लेकिन अब नए प्रस्तावित कानून को लेकर कानूनविद क्या कहते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब एक सेक्शन 150 आ जाएगा और उसमें वो सारी चीजें होंगी जिसको हम अब तक सेडिशन या देशद्रोह मान रहे थे, लेकिन इस देश में देशद्रोह टाइप की कोई चीज ही नहीं थी। वो अंग्रेजों का राजद्रोह था। उसकी भाषा में भी ये लिखा था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अब आधिकारिक रूप से प्रस्तावित है देशद्रोह जैसा एक कानून। क्या मानते हैं जो जानकार हैं, कानूनविद हैं? हमने बात की विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अमन लेखी जी से भी, और अश्विनी उपाध्याय से भी, सीनियर एडवोकेट। आइए सुनते हैं। मेरे हिसाब से तीनों कानून में तब्दीली होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था, 150 साल पहले का बनाया हुआ कानून था, और इसको जैसे समय में जैसे जैसे बदलाव आता है, समाज में जैसे जैसे बदलाव आता है, कानून भी वैसे बदलना चाहिए। तो ये काम आज 70 साल हमारे आज़ादी के हो गए, उस अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब इन्होंने किया है, बहुत ही सराहनीय है। और इस काम को करने में इन्होंने जितने भी लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स थे और जितने भी इनको अभी तक जजमेंट्स आए हैं, जिसने किसी सेक्शन को क्रिटिसाइज़ किया है, उन सब को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। और एक दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे को ध्यान है, वो केस मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में किया था। जैसे बहुत से क्राइम इन्होंने जेंडर न्यूट्रल कर दिए हैं, जो पहले नहीं था। पहले एक मेल और फीमेल का ही होता था, और जो न्यूट्रल जेंडर वाला है उसके खिलाफ अगर कुछ होता था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने उसको भी जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। बच्चों पे, महिलाओं पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ बड़ी कड़ी सज़ा रखी है। तो मेरे हिसाब से ये सारा एक जो देखने से जैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा इन्होंने एक नया कानून बनाया है। और चूँकि इन्होंने ऑलरेडी सारे लोगों के व्यूज़ को इसमें रखा है, सेलेक्ट कमेटी में डाला है, सेलेक्ट कमेटी में जाएगा तो फिर से और लोग इस पर चर्चा करेंगे और जो और तब्दीलियाँ हो सकती हैं इसके सामने आएंगी। पिछले बार सेलेक्ट कमेटी ने मीडिएशन बिल के समय मेरे को भी बुलाया था और मैंने भी सजेशन दिया, उन्होंने माना भी कई सजेशन उसका। तो इसलिए इस बार भी जिस तरह से सेलेक्ट कमेटी अगर सारा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगा और एक बहुत अच्छा नया तरीके से कानून को सोच के निकालेगा तो बहुत ही
मेरे हिसाब से सराहनीय जो है। ये मूव है मेरे हिसाब से एकदम गलत है, नाजायज है, और इसकी नेसेसिटी बिल्कुल डूबियस है। इसको अभी जो रीजन इन्होंने दिया है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से अनजस्टिफाइड है। जो मैंने होम मिनिस्टर की स्पीच में सुना कि क्योंकि ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश एरा के लॉज हैं, इस करके हम चेंज कर रहे हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं। चाहे ये एरा ब्रिटिश एरा के है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, जो प्रिंसिपल इसके अंदर अप्लाई होते हैं, जो मेथड जिससे ये इन्फोर्स होते हैं, ये सारे बिल्कुल इंडियनाइज्ड हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंप्लीटली इंडियन हियर, एंड दिस ऑब्जेक्शन दैट बिकॉज ऑफ their being of colonial vintage, we need to change, in my opinion, very simplistic and incorrect. ये जो most laws जो हैं, ये हम लॉ में बोलते हैं the continuously speaking laws होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनका क्या मतलब है, ये existing समय के साथ चेंज होता है। और जो relevant changes है, considering the fact कि हमने independence gain करी, हमने अपनी constitution frame करी, हमने constitutional values को adopt किया, जो तीनों लॉज हैं ये उसके साथ अलाइंड है। पहली चीज। दूसरी, अगर आपने चेंज करना है तो चेंज करने का तरीका होना चाहिए, चेंज करने का तरीका सही होना चाहिए, और इसके अंदर ड्यू डिलिब्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन होनी चाहिए, और एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए जिसके अंदर जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके व्यूज लेकर जो एरियाज है चेंज के, एक्सटेंड चेंज का, रीजन चेंज का, और जो चेंज होना है उसकी जस्टिफिकेशन का, ये सारी चीजें जरूरी है। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट एज अ डिलिबरेटिव चेंबर इनएडिक्वेट है, और जो वोट पार्लियामेंट में ये बिल्स जो वोट होंगे, मेरे हिसाब से सिंपली मेजॉरिटी वोट उनकी लेजिटिमेसी को किसी तरीके से अपहोल्ड नहीं करता। ये एक इलिबरल मेजर है, गलत तरीके से लाया गया है, और अगर हम आपको लॉ चेंज भी करना है तो चेंज करने का तरीका सही होना चाहिए। तरीके के ऊपर पूरा हमारी जो लीगल सिस्टम है बेस्ड है, और ये तरीका ही इसमें कैजुअलिटी है। पहली बात है, ये 3 मेजर लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ये तीनों लॉज डिस्टिंक्ट हैं। सब्सटैंटिव ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर होता है, मेथड प्रोसीजर ट्रायल का सीआरपीसी में होता है, एविडेंस होता है जो ट्रायल होगा उसके अंदर क्या एविडेंस लाओगे, क्या एडमिसिबल है, क्या नहीं है। ये तीनों लॉज इकट्ठे डिबेट हो ही नहीं सकते, ना ये तीनों लॉज इकट्ठे लाने चाहिए, बिकॉज ईच लॉ की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और जो उसके इश्यूज हैं वो इंडिविजुअली एग्जामिन होने चाहिए। दूसरा, इस सेडिशन के बारे में इसके के बोल रहे हैं किसी तरीके से इसे जस्टिफाई कर सके, वो ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है, क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग के सेडिशन के भी एक कॉलोनियल लेगेसी थी, इन्होंने ही जस्टिफाई किया था, और मैंने इस जस्टिफिकेशन को डिफेंड किया था, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मेरे बिकॉज एक ब्रिटिश एरा लॉ है, उससे ये लॉ हिंदुस्तानी तरीकों से बाहर नहीं होता अगर उसके जो इंटेंट है और एप्लीकेशन है वो हिंदुस्तानी तौर तरीके के अंदर हो। और मेरे हिसाब से सेडिशन में जो वेरिएशन थी वो हिंदुस्तानी तौर तरीके के अंदर थी, इस करके मैंने सेडिशन को डिफेंड किया था। बड़ी मेरे को अजीब बात लग रही है कि सेडिशन को इन लोगों ने पूरा टाइम डिफेंड किया, और अब सेडिशन के बेसिस पे बोल रहे हैं हम ये चेंज ला रहे हैं। ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सी चीज है जो बिल्कुल जिसका कोई सेंस नहीं है। ये 3 कानून बदलने से स्पीडी जस्टिस अभी भी नहीं होगा, 1 साल के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए, और 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाए, यानी FIR विद इन आवर, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ एंड जस्टिस विद इन ईयर, तो उसके लिए हमें अमेरिका की तर्ज पे 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। जो कानून अभी पेश हुआ है पार्लियामेंट में, ये बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेटर है, लेकिन इस कानून के अलावा भी भ्रष्टाचार अपराध के 40-50 कानून और भी अभी भी चलेंगे। घूसखोरी का कानून अलग से चलता रहेगा, जमाखोरी का अलग से चलता रहेगा, मिलावटखोरी का अलग से चलता रहेगा, कालाबाजारी का अलग से चलता रहेगा, नशा तस्करी का अलग से चलता रहेगा, मानव तस्करी का अलग से चलता रहेगा, सोना तस्करी का अलग से चलता रहेगा, जिहाद कट्टरवाद रोकने के लिए अलग से कानून चलता रहेगा, घुसपैठ के लिए कोई कानून है ही नहीं है, धर्मांतरण के लिए कोई कानून सेंट्रल लेवल पे है ही नहीं है, आतंकवाद वाला कानून अलग से चलता रहेगा, अलगाववाद अलग से चलता रहेगा। मेरा आग्रह यह है माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि आप अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे जो एक नया कानून बना रहे हैं, इसी में सारे के सारे भ्रष्टाचार और अपराध के जितने भी कानून हैं, इसी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करते 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 100 चैप्टर हो जाए, 120 चैप्टर हो जाए। जैसे अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है,
तो हमारी तो जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ अपराध भी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ तो 150 चैप्टर भी हो सकता है या 200 चैप्टर भी हो सकता है।